बाराबंकी में नेपाल के शारदा बनबसा बैराज से सरयू नदी में करीब 5.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद से सरयू नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। वहीं नदी तट के किनारे बसे गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। खतरे को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था न होने के कारण स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर नाव से स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। शासन द्वारा जिलाधिकारी महोदय के निर्देश हैं, हम सभी लोग हाई अलर्ट पर हैं। पानी की मात्रा काफ़ी है और वो जो तटीय क्षेत्र हैं घाघरा में, इसमें रात तक पानी काफ़ी ज़्यादा आ जाने की संभावना है। और ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता शारिब जाफरी। शारिब, उत्तर प्रदेश के कितने जिले ऐसे हैं जो इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं और तकरीबन कितनी आबादी ऐसी है जिसको सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है? बिल्कुल अनुज, देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो आधा दर्जन से ज्यादा जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और सबसे ज्यादा प्रभावित जो इलाके हैं उनमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच है। बहराइच में क्योंकि नेपाल पड़ोसी जो देश है वहां पर सबसे ज्यादा बारिश हुई है और पिछले कई दिनों से लगातार बारिश जारी है, जिसकी वजह से खासतौर से अगर हम बात करें तो मेहसी नानपारा इलाके में बाढ़ आ गई है और कई गांव प्रभावित हुए हैं। जिला प्रशासन लगातार लोगों को रेस्क्यू कर रहा है। जो लोग बाढ़ से प्रभावित हैं उनको सुरक्षित स्थलों पर ले जाया जा रहा है। कई स्कूलों में कैंप बनाए गए हैं जहां पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को रहने की व्यवस्था की जा रही है बाकायदा, क्योंकि कई इलाके 20 साल बाद इस तरीके की बाढ़ बहराइच में देखी जा रही है। इसके अलावा पीलीभीत में भी बाढ़ का असर देखा जा रहा है। रामपुर मुरादाबाद के बीच तो पिछले दिनों जो देश में उत्तर प्रदेश में बारिश हुई थी उसकी वजह से लखनऊ दिल्ली हाईवे पर पानी आ गया था, वो निकाला गया है, लेकिन बाढ़ से अभी भी लोग प्रभावित हैं। तो लखनऊ बात करें अगर तो रामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बहराइच, बाराबंकी ये वो जिले हैं जहां बाढ़ से बड़े पैमाने पर लोगों का नुकसान हुआ है। न सिर्फ नुकसान हुआ है बल्कि जनजीवन भी जो है वो अस्त व्यस्त हुआ है। एसडीआरएफ और सुरक्षा की जो जिला प्रशासन के लोग हैं वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। जो लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर लोग फंसे हुए हैं, ऐसे में जिला प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम को भी काफी मेहनत करनी पड़ रही है और लगातार जो प्रभावित इलाके हैं वहां पर एसडीआरएफ की टीम लोगों तक खाना पानी पहुंचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लोग वहां पर फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से क्योंकि तमाम जो खाने पीने का सामान था वो भी पानी में बह गया है या फिर पानी में भीग गया है। इस वजह से खाने पीने की कोई व्यवस्था उन लोगों तक नहीं रह गई है। इसीलिए पहले प्राथमिकता ये है कि लोगों का जीवन बचाने के लिए पहले उन तक खाना पानी पहुंचाया जाए। इसी काम में एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। लखनऊ से लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। सरकार की तरफ से कहा गया है जो प्रभावित इलाके हैं उन लोगों तक जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जाए और इसके लिए जिला प्रशासन और एसडीआरएफ को खास तौर से निर्देशित किया गया है। अनुज जी, बताया जा रहा है कि फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। जी हाँ, जिस तरीके की बारिश हुई है उससे फसलों को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। पिछले दिनों जो बारिश उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में, ज्यादातर जिलों में हुई थी, उससे धान की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा तमाम जो दूसरी सब्जियां वगैरह लगाई गई थी उसको भी नुकसान पहुंचा है और इसी वजह से मार्केट में भी उछाल देखने को मिला है दामों में। सब्जी चाहे कोई भी हो, टमाटर से लेकर लौकी, आलू, तमाम जो इसके अलावा जो दूसरी सब्जियां हैं वो मार्केट में जो पिछले हफ्ते रेट था उससे दुगने रेट पर बिक रही है। तो जाहिर सी बात है बारिश क्योंकि बहुत तेज हुई थी, लगातार हर इलाका उस बारिश से प्रभावित हुआ था और अब जो नेपाल में बारिश हुई है उस बारिश का असर खास तौर से बहराइच और आसपास के इलाकों में देखने को मिल रहा है। इसका नुकसान किसानों को हुआ है और इसकी भरपाई हो पाना मुश्किल है, लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जो प्रभावित जो लोग हैं उन लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जो लोग फंसे हुए हैं उनको बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकालकर जो रेस्क्यू कैंप बनाए गए हैं
वहां पर रखा जा रहा है ताकि वहां पर लोगों तक भोजन पानी पहुंचाया जा सके। और इसी कोशिश में लगातार जिला प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है और सरकार की तरफ से ये मॉनिटरिंग की जा रही है। लगातार इस बात के लिए देखरेख की जा रही है कि कहीं किसी तरीके की किसी जिले में कोई कमी न हो। लगातार जो राहत कैंप बनाए गए हैं वहां की देखरेख की जा रही है। जहां से खबर आ रही है कि लोग फंसे हुए हैं उन इलाकों से लोगों को निकालने के लिए, हाल की अगर बात करें तो लखीमपुर खीरी के एक इलाके में कई लोग बाढ़ प्रभावित इलाके में फंस गए थे। उनको बाकायदा सेना के हेलीकॉप्टर की मदद लेकर निकाला गया था। तो बाढ़ से लोगों का नुकसान न सिर्फ जीवन यापन प्रभावित हुआ है बल्कि फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। अनुज जी, उसके अलावा एक तस्वीर में हम देख रहे थे कि कुछ स्कूली बच्चे नाव के जरिए अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल तक जा रहे थे। हालात इतने ज्यादा खराब हैं तो प्रशासन ने अब तक स्कूल बंद करने का निर्णय क्यों नहीं लिया? देखिए, इसी पर चर्चा हुई है और प्रशासन सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जो इलाके बाढ़ प्रभावित हैं वहां पर न सिर्फ लोगों तक मदद पहुंचाई जाए, रेस्क्यू किया जाए, जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए और जो इस तरीके के स्कूल जो खुले हुए हैं स्कूलों को बंद करने के लिए कहा गया है। क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें आई हुई हैं वो डराने वाली है कि अगर कोई हादसा हो जाता है, जिस तरीके से बच्चे नाव पर सवार होकर जा रहे हैं। हालांकि कई इलाकों में इस तरीके की तस्वीर पहले भी आई है, लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके की बारिश उत्तर प्रदेश में हुई और नेपाल में जो बारिश पिछले कई दिनों से हो रही है उसका असर सबसे ज्यादा बहराइच गोंडा में देखा जा रहा है। आसपास के राजधानी के पास का जो इलाका सबसे करीब का जिला है बाराबंकी, वहां भी बाढ़ का असर है। इसके अलावा रामपुर, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में भी बाढ़ का असर देखा जा रहा है। और सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि लोगों की जान बचाना पहले जरूरी है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जो लोग फंसे हुए हों उनको रेस्क्यू कैंप जो बनाए गए हैं वहां तक निकाल के पहुंचाया जाए। लेकिन ये तस्वीर जो थी वाकई अनुज डराने वाली थी कि बच्चे नाव में सवार होकर स्कूल जाते हुए देख रहे थे। उसके लिए अब कहा गया है कि उन स्कूलों को बंद कर दिया जाए जहां बाढ़ का पानी पहुंच गया है या जिन इलाकों से बाढ़ में सबसे ज्यादा पानी है और बच्चों को नाव का सहारा लेकर जाना पड़ रहा है, ऐसे स्कूलों को बंद करने के निर्देश भी दिए गए हैं। शादिब, तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।